चमकदड़ कैसीनो की लाइट्स के नीचे कार्ड्स का सफल रीसफल, शैंपेन की बॉटल्स और चिप्स की आवाज। ये दुनिया है पैसों की, धोखेबाजी की और एक डेंजरस नाटक की। एक बंदा आता है फुल एटीट्यूड में, कैश के ढेर के साथ। बाहर से देखेंगे तो लगता है बॉस, ये बंदा तो सक्सेस का बाप है, फाइनेंशियल जीनियस, सबका आइडल। पर अंदर गंदी सच्चाई अंधेरे में छुपी है। गैम्बलिंग का नशा, फ्रॉड का खेल। एक परफेक्ट आदमी कैसे बन गई गैम्बलिंग की एडिक्ट? क्या वो शाइनिंग लाइट्स के नीचे सच्चाई छुपा रही थी? कौन है इसके पीछे? क्या है असली वजह? तय परफेक्ट आदमी एक मास्टरमाइंड था या एक लूजर? 4 साल तक 4 बड़े बैंक को फ्रॉड करने वाला बंदा जब पकड़ा गया तो सब शॉक में था। उसका परफेक्ट मास्क के पीछे छुपा था फ्रॉड, ऑब्सेशन और एक कहानी। रियलिटी का कार्टन जब हटा तो धोखा, एडिक्शन और बर्बादी का असली चेहरा सामने आया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल, जहां हम खोते हैं हर गंदा राज। क्या आप रेडी हैं इस मेस्ड अप दुनिया में घुसने के लिए? तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कैसे ये कहानियां दिल को छेड़ती है। लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है चायदिक लैंग की। ही वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 11, 1959। एक ऑर्डिनरी सिंगापुर फैमिली में, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही चाय नंबर्स में जीनियस था। प्राइमरी स्कूल में हमेशा टॉपर था, तो इसकी वजह से टीचर्स भी उसका तारीफ करता था। विक्टोरिया स्कूल्स और नेशनल स्कूल्स ऑफ सिंगापुर से अकाउंटिंग में डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएट किया। सबको लगा ये आइडियल रोल मॉडल है, एक इंटेलिजेंस, हार्ड वर्किंग का रोल मॉडल है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के बाद जय ने अकर और एंडरसन एक रिनाउंड ऑडिटिंग फर्म में करियर शुरू किया। अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज और एम्बिशन के साथ वो कॉर्पोरेट लैडर चढ़ता गया। लैडर मतलब कॉर्पोरेट सीढ़ियां चढ़ता गया। फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स वो बनी। फिर यूओबी सिंगापुर का डेप्यूटी जनरल मैनेजर बन गया। पीठ पर था वो। उसकी मंथली इनकम ऑलमोस्ट उस टाइम पे का, ये 1980 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे 20,000 सिंगापुर डॉलर था। और सिंगापुर जैसे रिच कंट्री में ये वो जो सैलरी था वो सैलरी बहुत ही रेयर सैलरी था। उसने एक जेंटल टीचर से शादी की, उनका तो बेटा भी है, और एक पीसफुल फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहा था। 1999 में चाय एशिया पैसिफिक ब्रेवरेज, एबीपी, शायद आपने इसका बियर पिया होगा, टाइगर बियर आता है। और एक जो एकदम फेमस है वो है हाइनिकेन। हाइनिकेन बियर ये कंपनी बनाता है, एशिया पैसिफिक बेवरेज। तो एशिया पैसिफिक बेवरेज में सीईओ बन गया, जहां उसकी सैलरी 2 लाख से 3 लाख सिंगापुरियन डॉलर था। प्रोफेशनल लाइफ परफेक्ट थी, पर्सनल लाइफ में भी वो डिवोटेड हस्बैंड और एक डिवोटेड फादर था। पर इस फ्लॉलेस इमेज के पीछे एक डार्क सीक्रेट छुपा था, वो था गैम्बलिंग का ऑब्सेशन। तो अब देख लेते हैं ये जो गैम्बलिंग की आदत, ये आदत इसको लगा कैसे। 1994 में एक बिजनेस ट्रिप पर चाय पहली बार स्टार क्रूज कैसीनो यार्ड पर गया। कैसीनो का इलेक्ट्रीफाइंग वाइब, विनर्स के चीयर्स और गैम्बलर्स की एक्साइटमेंट ने उसको पकड़ लिया। नंबर्स में सब होने के वजह से उसको लगा वो गेम को आउटस्मार्ट कर सकता है। मतलब वो ये सोच रहा था कि हर बार वो जीतेगा। ठीक है, शुरू में स्मॉल बेट्स खेलता था, $200, $300, $500, जस्ट फॉर फन। ऐसा नहीं कि वो सीरियस खेलता था, वो फन के लिए $200, $300, $500 लगाता था। और उस टाइम पे लक उसका साथ दिया था, वो जीतता रहा। और ये अर्ली विंस उसके लिए एक नशा बन गया। वो जैसे होता है ना, आप जब ड्रग लेते हैं तो एक नशा बन जाता है ना, तो वो नशे में कन्वर्ट हो गया। गैम्बलिंग उसको थ्रिल और एस्केप का एक रास्ता देता था। इनिशियली तो वो छोटा-छोटा बेट खेलता था, लेकिन बाद में उन्होंने जो अमाउंट है ना उसको इंक्रीज़ कर दिया। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगापुर में ही खेलता था, ऐसा नहीं है। वो जहाँ पे भी जाता था बिज़नेस ट्रिप के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, यूके, वहाँ पे जाके भी खेलता था। शुरुआत का जो जीत था वो एक इल्यूशन था। बाद में वो इल्यूशन लॉसेस में कन्वर्ट हो गया, मतलब बाद में वो हार रहा था। लेकिन वो जो हारा था वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, या वो समझना खुद से नहीं चाहता था। तो इसके कारण उन्होंने भी अपना जो गैम्बलिंग जो हैबिट है उसको बंद नहीं किया। 1995-96 तक आते-आते उन्होंने अपना जो सारी सेविंग्स है उसको खत्म कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके ऊपर मतलब सेविंग्स तो खत्म हो गया। इसके ऊपर उनके ऊपर एक्चुअली $1 लाख का लोन चढ़ गया। और उस टाइम आप सोच के देखिए, 1995 या 1996 में $1 लाख का लोन आपके ऊपर है ना, मतलब वो बहुत पैसा है। ठीक है। फिर 1997 में थोड़ा बहुत लक उनका साथ दिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 1997 में एक एक $1 मिलियन का उन्होंने ये बिड जीत लिया था। और वो देख के कैसीनो ने भी सोचा कि भाई नहीं, ये एक बहुत अच्छा बंदा है, इसको दो पैसा। अब कैसीनो ने क्या किया, उसको पैसा दे दिया, वो भी क्रेडिट में। ठीक है। अब उस टाइम पे चाय को क्या लगा, चाय को लगा कि वो इनविंसिबल है। ठीक है। लेकिन एक चीज ऑलवेज याद रखिएगा कि गैम्बलिंग में कभी भी आपका जो लक है वो परमानेंट नहीं होता है। और यही सेम चीज चाय के साथ भी हुआ। अगस्त 1998 तक उसने सारे $1 मिलियन जो पिछले साल वो जीता था वो सब हार गया और वो डेट में डूब गया। 1999 में एपीबी का सीईओ को बना, मतलब एशिया पैसिफिक बेवरेज का सीईओ बन गया था उस टाइम पर। और उसका जो सैलरी था उस टाइम पे $3 लाख था। अब ये पैसा देखिए, डेट चुकाने के लिए तो वो काफी था, लेकिन उसको जो गैम्बलिंग का नशा चढ़ा है उसको कौन रोकेगा? उसको वो खुद को एक्चुअली वो रोक नहीं पाया। उसने सोचा एक और लक या और एक ब्रेक उसका पूरा किस्मत बदल देगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ये कभी हुआ ही नहीं। और इसके कारण क्या हुआ, वो फाइनेंशियल फ्रॉड में डूब गया। अब वो कैसे हुआ देखिए, जब ये सीईओ का रोल उसे मिला तो उसके 5 दिन बाद क्या ने जो एशिया पैसिफिक ब्रेवरेज है, वो कंपनी है, उस कंपनी का फंड से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। और वो पैसा
पैसे दिखाया कि देखिए बिज़नेस के लिए हमें लोन चाहिए, तो आप हमें लोन सैंक्शन कर दीजिए, बोला हम बिज़नेस में लगाएँगे। देखिए उसने क्या किया, वो जो पैसा उन्होंने बैंक से लिया था, वो पैसा कभी भी बिज़नेस में नहीं लगाया। उन्होंने क्या किया, अपने को पर्सनल गेन के लिए वो पैसा का यूज़ किया गया और वो पैसा जो प्रोसेस था ना, वो प्रोसेस भी वो गलत था, ठीक है? मतलब बैंक मान लीजिए एक कंपनी को एक पैसा देता है, मान लीजिए। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है कि आप मान लीजिए ये ऑपरेशन के लिए इतना पैसा है और इस ऑपरेशन का ये मान लीजिए 10 या 12 पैरामीटर है, तब जाके वो पैसा अप्रूव होगा। इसने क्या किया, ये चाइन ने वो पैरामीटर या मान लीजिए जो प्रोसेस होता है या बोल लीजिए जो ड्यू डिलिजेंस होता है, वो उसको भी उन्होंने बैन कर दिया। ठीक है? करके क्या किया, उनका जो बैंक का पैसा है, वो बैंक का पैसा लेके जो अपना जो भी ये गैम्बलिंग का जितना भी काम हो रहा है, वो उस टाइम पे कर रहा था। तो ये फाइनेंशियल लूपहोल्स का फ़ायदा उठाते हुए उसने बैंक से कंपनी के नाम पर बहुत सारा लोन लिया। उन्होंने स्टार्ट किया था एसबीआई बैंक से, उसके बाद फिर उन्होंने गया एचबीबी बैंक में, उसके बाद मिज़ाओ कॉर्पोरेट बैंक में गया, उसके बाद सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन, मतलब इन सब के पास गया और इस सब बैंक ने उन्होंने भी उतना उनका जो ड्यू डिलिजेंस है वो वीक था या मान लीजिए वहाँ पे जो की पर्सन होता है तो उन लोगों को कुछ खिला-पिला के उन्होंने क्या किया, वो पैसा ले लिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो बोर्ड मेंबर्स था उनका जो सिग्नेचर वो फॉर्ज किया था। एक खुद से रेज़ोल्यूशन बना दिया और बाद में बोल दिया कि ये रेज़ोल्यूशन बोर्ड मेंबर्स ने बना दिया और वहाँ पे जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर भी जाली सिग्नेचर था, ठीक है? उस टाइम पे एबीपी के कंपनी के नाम पे जितना भी अकाउंट ओपन हुआ था या लोन अप्रूव हुआ था, उस टाइम पे उस लोन अकाउंट में जो कंट्रोल था, ये इसका था। अब वहाँ पे जितना भी पैसा आया, उस पैसे को इन्होंने क्या किया, बाद में जो अपना पर्सनल अकाउंट है, उस पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद ये जो एबीपी, एबीपी के नाम पे सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिंगापुर के जो जितना भी बैंक्स हैं, उन्होंने एबीपी को लोन दिया था। इन्होंने क्या किया, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सब फ़ोर्ज करके जो बाहर के बैंक हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फूजी बैंक, वहाँ से पैसा लिया। पैसा लेके एबीपी के जो एक फ़ेक अकाउंट्स है, वहाँ पे रखा। उसके बाद वो जो फ़ेक अकाउंट्स है, उस अकाउंट से पैसा अपने जो पर्सनल अकाउंट है, वहाँ पे ले लिया और उसके बाद वो पैसा का क्या किया उन्होंने? उन्होंने उस पैसे को गैम्बलिंग में लगा दिया। और चाइना ने क्या किया, ये जो जो स्ट्रैटेजी है ना, मतलब ये जो फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, सोल कंट्रोल ओवर अकाउंट्स, ये सब चलता रहा है, रिपीटेड होता गया, ठीक है। नवंबर 1999 में उसने ऑलमोस्ट 53 मिलियन सिंगापुरियन डॉलर को विथड्रॉ किया और वो जो पैसा कहाँ गया, वो सब पैसा गया कैसीनो में। और ये जो बंदा है, ये बंदा ऐसा नहीं कि कोई एक नॉर्मल कैसीनो में जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कंपनी का सीईओ रहता है, तो उसके कारण क्या हुआ कि जितना भी लग्ज़री कैसीनोज़ है, इवन देश के बाहर, फॉर एग्ज़ाम्पल मेलबोर्न का कुछ क्राउन कैसीनो था, वहाँ पे एक वीआईपी ट्रीटमेंट इसे मिलता था। वहाँ पे ये प्राइवेट जेट मिलता था, प्राइवेट जेट वहाँ पे जाने के लिए प्राइवेट जेट मिलता था। प्रेसिडेंशियल सूट इसके लिए स्पेशली बुक्ड रहता था। पर इसका पर्सनल बटलर्स भी था और ये वहाँ पे ऐसा नहीं कि मान लीजिए $1000 या 2000 या $10,000 $20,000 ऐसा नहीं। इसका जो बिट लगता था वो 1 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम 4 लाख तक भी जाता था। और ये फ्रॉड जमाने के लिए क्या करता था, चिया ने एक स्पॉन्जी स्कीम बना दिया। मतलब क्या है कि जो पहले लोन चलता था, मतलब जो ओल्ड रोल लोन जो था, उसको रीपे करने के लिए नया लोन ले लिया। मतलब ये पाकिस्तान जैसा केस इसका चल रहा था, ठीक है? और बैंक्स ने भी उस टाइम पे इनके ऊपर उतना इंक्वायरी नहीं किया। 2002 में एक कैसीनो पर चाय ने ऑलमोस्ट $1 मिलियन जीता और एक फीमेल डीलर ली जिंग को अपना लकी चार्म समझा। उसने ली को लेविश गिफ्ट दिया, मतलब इंक्लूडिंग मर्सिडीज बेंच, उसके बाद अपार्टमेंट्स लेके दिया, डिजाइनर बैग, क्लॉथ्स, शूज, जितना भी हो सके वो सब दिया। ली जिंग 22 साल की थी और उसके साथ रोमांटिक पार्टनर बन गई। किया ने उसके लिए एक फ्रॉड पासपोर्ट भी बना दिया ताकि ये दोनों अकेले ट्रैवल कर सकें। उनका लाइफ़स्टाइल मान लीजिए या कोई पार्टी स्पॉन्सर करना हो, शॉपिंग स्पॉन्सर करना हो, सब उन्होंने किया और वो पैसा कहाँ से आया? पैसा सब बैंक दे रहा था। ठीक है? मतलब ये विजय माल्या बन गया था उस टाइम तक। चाय को लगा कि उसका जो फ्रॉड और जो अफेयर्स है ये छुपा रहेगा, बट ये होता नहीं है और चाय के साथ भी यही हुआ। सितंबर 2003 में सिंगापुर के कमर्शियल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिटेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उस इन्वेस्टिगेशन से बस ये पता चला ऑलमोस्ट 117 मिलियन सिंगापुरियन डॉलर ये गायब है और इसके 2 दिन बाद चाय और ली को अरेस्ट किया गया। तो जो भी उस वक़्त का सिंगापुर का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम था। चाय के ऊपर ऑलमोस्ट 46 चार्जेस लगे, इनका फॉर्जरी, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की। दिसंबर 2003 में ट्रायल स्टार्ट हुआ। इसमें चाय ने अपने 14 मेजर चार्जेस एक्सेप्ट कर ली। अब इससे हो गया, इससे प्रोसिक्यूशन भी हैरान हो गया क्योंकि बिल्कुल अचानक ऐसे कैसे से सच बोल रहा है। तो उन्होंने ये मान लिया कि हाँ, कि मैंने ये फ्रॉड किया है। उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और जो टोटल 100 मिलियन था, तो 100 मिलियन में से 34 मिलियन का तो एकदम रिकवरी हो गया था, लेकिन 82 मिलियन का वो पैसा नहीं मिला और उस 82 मिलियन का जो पैसा था, उसमें से एकदम क्लियर पता चल गया था कि 62 मिलियन जो पैसा है, वो गैम्बलिंग में चला गया और बाकी जो 20 मिलियन पैसा है, वो ये जो चाय और उनका जो पार्टनर ली, इन दोनों ने मिलके जो लग्ज़री एक्सपेंसेस हुआ था ना कि लग्ज़री अपार्टमेंट, मर्सिडीज़ गाड़ी, बैग, हैंड, उसके बाद जूता, जितना भी है, ये सब में खर्च हो गया और बाद में न्यू ईयर में ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन डॉलर वापस किया था, लेकिन उनको भी 6 मंथ का गिल हो गया था। सेंटेंसिंग के टाइम पे प्रोसिक्यूशन ने मैक्सिमम पनिशमेंट की डिमांड की, जबकि डिफेंस ने लीनियंसी की अपील की। अब ये लीनियंसी क्यों? क्योंकि ये डिफेंस काउंसलर ने बोला था उस टाइम पे कि चाहे तो चैरिटी कर रहा था। अब उनसे जब बैक क्वेश्चन पूछा गया कि चैरिटी किसके पैसे से किया गया था, तो उन्होंने कुछ आंसर दे नहीं पाया क्योंकि चैरिटी उस टाइम पे आपको पता है, सबको पता है कि चैरिटी जो चल रहा था, वो बैंक के पैसे से चल रहा था, अपने खुद के पैसे से नहीं चल रहा था, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, जो चाय का जो अपील है, उसको खारिज कर दिया और उनको ऑलमोस्ट 42 ईयर्स तक जेल सेंटेंस सुना दी।
जजेस ने चाय को क्रिमिनल मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया। उसने 4 साल तक 4 मेजर बैंक को स्मूथली लूट लिया, बिना किसी सस्पिशन के। वो एक डबल लाइफ जी रहा था। एक तरफ हाई वीआईपी और दूसरी तरफ डिवोटेड फैमिली मैन जो परफेक्ट इल्यूशन क्रिएट कर रहा था। जब स्कैम सामने आया तो फैमिली और कॉलीग्स को शॉक लगा। मीनवाइल बैंक्स ने एबीपी के ऊपर मतलब एशिया स्पेसिफिक प्रिविलेज के ऊपर लॉसूट फाइल कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बैंक की नेग्लिजेंसी की वजह से ये स्कैम हुआ। उनका जो पुअर वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके वजह से ये जो फ्रॉड पॉसिबल हो पाया। जेल में चाय ने एक 13 पेज का ऐसे लिखा, टेमिंग द कैसीनो ड्रैगन, जिसमें उसने गैम्बलिंग एडिक्शन और उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया। ऐसे में उसने कैसीनो की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के लिए कुछ सजेशन भी दिए, ताकि फ्यूचर में किसी और को ऐसा डाउनफॉल फेस ना करना पड़े। ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि एक वार्निंग भी था दूसरों के लिए। चाय डेक की कहानी एक टैलेंटेड इंसान की ट्रेजेडी है, जो ग्रीड और टेम्पटेशन के चक्कर में सब कुछ हार गया। ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, बल्कि ह्यूमन वर्नरेबिलिटी की एक हार्ड हिटिंग रिमाइंडर भी है। क्या हम टेम्पटेशन रेजिस्ट कर सकते हैं? क्या वेल्थ और स्टेटस सच में किसी इंसान की ट्रू वैल्यू दिखाता है? और जब गलती होती है, क्या हम उस गलती को कितना दूर तक रोक सकते हैं, या चाय की तरह एक डिस्ट्रक्टिव पाथ पर चलते ही जाते हैं? सोचिए और बताइए। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.